लो लो। हाँ, कल कहां तक पढ़ लिया था बताओ एक बार वापस से। कालीबंगा सभ्यता चल रही थी, स्टार्ट हो गई थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। लिखवाया थोड़ी था इसमें, लिखवाया था। कहां तक लिखवा दिया एक बार घुमाने इस रजिस्टर को। उत्खनन करता। तो वापस से मैं रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में विकसित हुई भाई? हनुमानगढ़ में। अपन बात किया कि हनुमानगढ़। अब से कह दे किस कौन सी नदी भाई? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। तो बताओ घग्गर नदी के स्थान पर पहले कौन सी नदी बहती है? कौन सी भाई? सरस्वती। सरस्वती नदी अब क्या हो गई? अब यह विलुप्त हो गई। तो इसके स्थान पर कौन सी बहती है भाई? घग्गर। और घग्गर नदी को कहा जाता है मृत नदी, द्वेषवती, मृत और कौन सी भाई? नट आदि नामों से जाना जाता है। और यह इसका पानी बाढ़ आने पर कहां तक जाती है भाई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन से स्थान पर? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास तक जाती है, जहां पर इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। बात की है कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज करता है, वो खोज करता कौन है भाई? प्रोफेसर नंद घोष। इसने इसकी खोज की थी कब भाई? 1951 52 में। 52 में इसकी खोज की गई, लेकिन उत्खनन कब किया गया? कितने व्यक्तियों ने किया? दोने। एक का नाम है बीवी बीवी लाल और एक का नाम है बीके थापर, बाल कृष्ण थापर। तो बाल कृष्ण थापर ने कितने वर्षों तक उत्खनन किया? 8 वर्षों तक। तो 1961 से और 69 तक। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या भाई? काले रंग की क्या है भाई? चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि यहां पे सर्वाधिक चूड़ियां मिली। और बंगा का मतलब होता है पंजाबी भाषा में चूड़ियां। क्या कहा जाता है भाई? चूड़ियां, जिसे बंगड़ी कहा जाता है। तो यानी कि बंगा का मतलब क्या होता है भाई? चूड़ियां। काले रंग की सबसे ज्यादा यहां पर क्या मिलती है? चूड़ियां। कौन सी? तो वापस से बोलो, कौन सा जिला है? किस नदी के किनारे? पहले कौन सी बहती है? अब क्या हो गई? खोजकर्ता कौन है? कब किया था भाई? और उत्खनन करता कौन है? बीके थापर। 1961 से और 69 तक। अब अपन बात करते हैं कि इसके बाद में यहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना, यह कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की। कौन सी की भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी है भाई? तीसरी। तीसरी क्या थी? राजधानी। तो बताओ भाई, पहली राजधानी क्या है? कौन सी है भाई? अरे पहली का नाम था हड़प्पा और दूसरी का नाम क्या है? तो याद रखना, मोहनजोदड़ो। अब अपन बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थान कौन सा है? आपसे भारत के संदर्भ में पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला कौन सा है? हड़प्पा। और इसकी खोज हुई थी 1921 में। अरे कौन सी सभ्यता की? हड़प्पा की। तो दूसरा खोजा गया स्थान कौन सा है? इसकी खोज हुई थी 1922 में। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। किसे कहा जाता है भाई? मोहनजोदड़ो को। तो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी है? पहली राजधानी कौन सी है? नंबर 2। अब बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता भाई? नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, नालियां किसकी मिली थी भाई? लकड़ी की। लकड़ी से निर्मित यहां पे क्या मिली? नालियां। लकड़ी से निर्मित। और लकड़ी से निर्मित यहां पे क्या मिली भाई? नालियां। तो बात करते हैं दूसरी, यहां से क्या खोजा गया? तो यहां पर वर्तमान तंदूर के समान, वर्तमान तंदूर के समान
चूल्हा, यानी कि वर्तमान तंदूर के समान यहां से क्या प्राप्त हुआ? चूल्हा। तंदूर की भट्टी के समान यहां पर चूल्हा मिला। यहां के जो मकान है, क्या भाई? मकान, वो मकान कच्ची ईंटों से, किससे भाई? कच्ची ईंटों से क्या थे भाई? निर्मित। तो कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटों से निर्मित क्या पाए गए? मकान। तथा मकान की जो फर्श है, यानी कि मकान की क्या भाई? फर्श, वो फर्श भी ईंटों से क्या थी भाई? अलंकृत, यानी कि ईंटों से अलंकृत पाई गई है। अर्थात वो मार्बल भी किसका लगाते थे? ईंटों का। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। तो वापस से बोलो, कालीबंगा सभ्यता सुनियोजित ढंग से बसा हुआ क्या था? नगर। इस कारण से इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। जहां के मकानों के बाहर लकड़ियों से क्या बनी थी? नालियां। जहां पे तंदूर के समान क्या मिला भाई? चूल्हा। मकान किससे निर्मित थे? और फर्श भी किससे अलंकृत थी भाई? यहां के मकानों से मैं कहूं मिला, और उस कंकाल के अंदर महिलाएं क्या पहन रखी थी? चूड़ियां। तो यहां का मानव आभूषणों का, किसका भाई? आभूषणों का क्या करता है भाई? प्रयोग करता था। इस कारण से वह हाथों में क्या पहनती थी भाई? चूड़ियां। बात करें यहां से और क्या मिला, तो यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा उत्खनन जो क्षेत्र है, कालीबंगा, जिसे स्वतंत्र भारत का पहला खोजा गया स्थान माना जाता है, जिसकी स्थापना 1951-52 में की गई। तो एक बार इतना समझ में आ गया क्या? लिखवा दो एक बार, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में। हाँ, तो वो नहीं लिखवा रहा मैं, इनको थोड़ा सा धैर्य रखने दो, अभी आगे लिखूंगा। हाँ लिखो, कालीबंगा सभ्यता, साफ लिखना। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा सभ्यता का, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ बराबर काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट में लिखना, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता सुनियोजित ढंग से, कालीबंगा सभ्यता सुनियोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से बसा हुआ नगर था। सुनियोजित बसा हुआ नगर था। बसा हुआ क्या था भाई? नगर। अर्थात नगरीय सभ्यता थी, अर्थात नगरीय सभ्यता थी, अर्थात नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट में लिखना, यहां से वर्तमान तंदूर के समान, यहां से वर्तमान तंदूर के समान, वर्तमान तंदूर के समान चूल्हा प्राप्त हुआ। वर्तमान तंदूर के समान चूल्हा प्राप्त हुआ। वर्तमान तंदूर के समान चूल्हा प्राप्त हुआ। लिख लिए सभी? कोई पीछे नहीं रह गया? नोट डाल के लिखना। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। तीसरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी भाई? तीसरी। कोष्टक में कर लो, पहली राजधानी हड़प्पा, पहली राजधानी हड़प्पा,
दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो लिख लिए। नेक्स्ट में लिखना यहां के मकान, यहां के मकान कच्ची ईंटों से, यहां के मकान कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से निर्मित थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे तथा मकानों की फरश भी, तथा मकानों की फरश भी, मकानों की फरश भी ईंटों से अलंकृत थी, ईंटों से अलंकृत थी, ईंटों से अलंकृत थी। देखो इधर वापस से, जहां से अपन बात कर रहे थे कालीबंगा सभ्यता, बात की अपन ने कि यहां पे जो लोग हैं वो आभूषणों का प्रयोग करते थे, मकान कच्ची ईंटों के बने थे, फरश के अंदर भी क्या लगी हुई थी भाई, ईंट, मकान के बाहर जो नालियां बनी हुई थी वो किसकी थी भाई, लकड़ी की। लेकिन अपन बात करें यहां पे और किसके साक्ष्य मिले, तो ध्यान रखना यहां पर जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के क्या मिले भाई, साक्ष्य, खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। एक तो यहां पर मिले जुते हुए खेत के क्या भाई, साक्ष्य, यहीं पर मिले चावल, चावल साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के क्या मिले भाई, साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि यहां पर चावल के भी क्या मिले भाई, साक्ष्य। तीसरी बात यहां पर दोहरी फसल नीति, दोहरी फसल नीति, दोहरी फसल उत्पन्न करने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो वो कहां से हुआ भाई, कालीबंगा सभ्यता से। लेकिन ये बताओ दोहरी फसल नीति कहते किसे हैं, एक साथ दो फसल बोना, हाँ सरसों और गेहूं एक साथ बो दे, वो भी किस में आएगा भाई, दोहरी फसल नीति में। मतलब जो गेहूं के खेत में क्या बो देते हैं भाई, सरसों, और नहीं तो भाई तेल के लिए हो जाएगी, इसलिए तो बोते बेचने के लिए बोते हो क्या भाई, हम कहां से लेके आएंगे, तो उसके बीच बीच में यानी जो बीच में जो डांड होते हैं उसके अंदर बीच में बो देते ताकि उसको काट लिया जाए। लेकिन दोहरी ध्यान रखना, एक समय में दो फसल उत्पन्न करना, यानी कि एक को और बचाया जा सके, उसे भी दोहरी फसल नीति कहा जाता है। मैं समझा देता हूं, समझना दोहरी फसल नीति किसे कहा जाता है। ये अपना एक है सरसों का खेत, अब ये सरसों का खेत कब कटेगा, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, क्योंकि बोई कब जाती है, क्योंकि रबी की फसल है, तो समय जब सरसों की खेती होगी, सरसों के फली आ गई, फल लग गया, पकने के अंदर महीना एक बाकी है। अब मैं इस खेत में जायद की फसल बोना चाहूं तो जायद की तब बो सकता हूं जब सरसों कटेगी। लेकिन अपने जैसे वैज्ञानिकों ने सर्च किया, क्योंकि तुम वैज्ञानिक से कम थोड़ी हो, आप लोगों ने सर्च क्या किया कि गेहूं के यानी कि सरसों के खेत में ये सरसों उगरी है और बीच में ये जगह खाली है। अब सरसों कटने में एक महीने का समय है, लेकिन आपने क्या सोचा कि क्यों नहीं मैं इस खेत में पहले ही जायद की फसल बो दूं, तरबूज भी बो दिया हो, खीरा बो दिया हो, और जिसको बोलते हैं कद्दू बो दिया, काकड़ी बो दिया हो, कुछ भी। क्यों, क्योंकि इसमें बोने के बाद जनवरी माह में मैंने बो दिया, अब मुझे ये जो नया बीज उगाया है तो उसके पेड़ को सर्दी तो मार नहीं सकती, क्योंकि ऊपर क्या है, सरसों, उसके बचाव के लिए मैंने पहले ही इसमें बो दिया। अब एक माह बाद सरसों तो कट जाएगी, और एक माह बाद जैसे मैंने कहा कि ककड़ी की बेल स्टार्ट हो गई, अब मैंने सरसों काट दी, इधर से क्या स्टार्ट होगी भाई, ककड़ी। समय बचा के नहीं 2 महीने का, अरे 2 महीने का बचा के नहीं, अब मैं पहले इसी के ऊपर डिपेंड रहता कि कब तो मेरी सरसों कटे और कब मैं ककड़ी बोऊं। जब तक तुम्हारे जैसे बेच बाच के फ्री बैठे हैं, भाव तो वही खाएंगे ना,
दिमाग मैंने भी लगाया कि पहले ही बो दे, सर्दी मारेगी भी नहीं, सरसों कट जाएगी, ये बेल स्टार्ट हो जाएगी। 5 दिन बाद में क्या स्टार्ट हो गई? ककड़ी। अब हमने भाव भी ले लिया मंडी में, 50 रुपए किलो देंगे भाई, क्योंकि सबसे पहले ककड़ी मेरे घर पे ही आई है। और के खेतों में तो जब तक आप बेच के दाप गए, उसे कहा जाता है दोहरी फसल नीति। बात समझ में आ गई क्या? आज का जमाना यही है, जिसमें दिमाग है वो कमा के खा रहा है, जिसमें दिमाग नहीं है वो चुपचाप बैठा है, जैसे आप बैठे हो। है आपने वैसे कर रखा है, ठीक है, हाँ बेल लगा दिए, आधा तो कोई कमरा में बेल बादी सी। हाँ ऐसे बोते हैं आजकल वर्तमान में, छोटे छोटे कपों के अंदर बीज बोके और शाम के समय अंदर रख देते हैं, सर्दी में सुबह ले जाके छत पे रख देते, क्योंकि पेड़ ही तो तैयार करना है, और सर्दी निकल जाएगी, पेड़ को खेत में लगा दिए, तैयार काम। हाँ मशरूम तो हो जाती है कमरे पर, और तो नहीं होती ना। तो उनकी बात चल रही थी। तो ये तो था अपना किसका भाई? ये दोहरी फसल नीति। और यहाँ पे किसके अवशेष मिले तो समझना, दोहरी फसल नीति। और यहां से किसके अवशेष प्राप्त हुए तो ध्यान रखना, भूकंप के अवशेष। किसके भाई? भूकंप, भूकंप के अवशेष से यहां से मिले शल्य चिकित्सा। शल्य क्या मिली भाई? चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। और भाई ऊंट की हड्डियां, ऊंट की क्या मिली? हड्डियां, ऊंट की हड्डियां। घोड़े की जानकारी, घोड़े की क्या मिली भाई? जानकारी। और यहां से क्या मिला? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम स्थापत्य, स्थापत्य कला की क्या मिली भाई? जानकारी। ये जानकारी भी हमें कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा सभ्यता से। तो वापस से मेरे साथ बोलो, यहां पर जुते हुए खेत के क्या मिले भाई? चावल के क्या मिले? दोहरी फसल नीति। और यहाँ पे भूकंप के क्या मिले भाई? अवशेष। शल्य चिकित्सा, ऊंट की क्या मिली? हड्डियां। और यहाँ पे मिली घोड़े की क्या? जानकारी। सर्वप्रथम स्थापत्य कला की जानकारी। और यहाँ पे मिली युगम समाधियां। अरे क्या मिली? युगम समाधियां। पास पास में सभी को दफनाया जाता था। साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? अकेला नहीं दफनाएगा, यहां से नहीं मिले। मैंने बोला क्या है कि कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले? और यहां पे युगम समाधियां मिली। युगम का मतलब क्या है? अरे युगम समाधियां किसे कहा जाता है? जोड़ा। हाँ मतलब जिसका आदमी मर जाए तो महिला को दफना दो कि तू भी चलते रहा, क्या दिक्कत है? यहाँ पे जोड़ा नहीं, युगम का मतलब है कि एक यहां पे दफना दिया, एक यहां पे दफना दिया, एक यहां पे और एक यहां पे, बीच में खाली जगह रह जाएगी। यहां पे सभी की सभी आस पास में युगम समाधियां, क्योंकि परिवारजनों को पास में दफनाया जाता है। तो युगम समाधियां मिली कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ के सिक्कों पर, यहाँ पे कुछ सिक्के भी मिले और यहाँ के सिक्कों पर व्याघ्र क्या था भाई? चिन्ह अंकित था, अर्थात टाइगर का चिन्ह बना हुआ था। यहां से सिक्के मिले, उन सिक्कों पर व्याघ्र चिन्ह क्या था भाई? अंकित। और यहीं से सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह मिला। क्या मिला भाई? स्वास्तिक चिन्ह। इस प्रकार से महिलाएं स्वास्तिक चिन्ह बनाती है। तो सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला भाई? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ के मानव या यहाँ का मानव आभूषणों का क्या करता था भाई? प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग करता था। और यहाँ की सड़कें, यहाँ की सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी। कितने डिग्री पे भाई? 90 डिग्री पर काटती है, जिसे कहा जाता है ग्रिड पद्धति। अरे कौन सी पद्धति भाई? ग्रिड पद्धति। इसी को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी पद्धति भाई? ऑक्सफोर्ड। और इसी को कहा जाता है चेम्स बोर्ड। कौन सा भाई? चेम्स बोर्ड पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता सुनियोजित ढंग से बसा हुआ क्या था? नगर। और वहां की सड़कें कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री को कहा जाता है समकोण पर काटती थी। तो वर्तमान में राजस्थान का कौन सा जिला समकोण पद्धति पर आधारित है? तो कौन सा भाई? जयपुर। तो याद रखना, जयपुर की सड़कें भी 90 डिग्री पर काटती है। कौन से शहर की? जयपुर की। तो वापस से देखो, घोड़े की जानकारी मिली। सर्वप्रथम स्थापत्य कला की क्या मिली भाई? जानकारी। यहां पर किसी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। यहां से कोई भी, ध्यान रखना,
देवी और देवताओं की क्या नहीं हुई भाई? मूर्ति। मूर्ति नहीं मिली, बल्कि यहां पे किसके अवशेष मिले? अग्नि कुंड के। अरे किसके अवशेष मिले? अग्नि कुंड के। और उस अग्नि कुंड के अंदर हमें किसकी हड्डी मिली भाई? ऊंट की। इससे पता चलता है कि यहां का मानव है पशु बलि प्रथा से प्रचलित कि क्या देता था? बलि। क्योंकि अग्नि कुंड में किसकी हड्डी मिली? अरे किसकी मिली? ऊंट की। तो हमको पता चला कि यहाँ पे कोई देवी देवता की तो पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ पर अग्नि कुंड के अंदर पशुओं की बलि दी जाती थी। कौन सी सभ्यता में? और कालीबंगा सभ्यता से जितने भी अवशेष मिले, और इन अवशेषों को रखने के लिए एक संग्रहालय की क्या की गई भाई? स्थापना। और संग्रहालय की स्थापना की गई 1984 में। अरे कब की गई? 1984 में। और इसका उद्घाटन किया गया 1985 में। तो यह संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी सभ्यता के लिए? कालीबंगा सभ्यता के लिए। तो यहां से ये साक्ष्य अपने को मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। एक सुर में वापस से मेरे साथ बोलेंगे तो बोलो, यहां की सड़कें कितने डिग्री पे काटती है? जिसे कौन सी पद्धति? इसी को क्या कहेंगे? और पद्धति। बात करते हैं यहाँ पे जुते हुए खेत के क्या मिले भाई? साक्ष्य। चावल के क्या मिले? दोहरी फसल नीति के क्या मिले? भूकंप के क्या मिले? शैल्य क्या मिली? ऊंट की क्या मिली? घोड़े की क्या मिली? सर्वप्रथम स्थापत्य कला की क्या मिली? यहां से किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, बल्कि अग्नि कुंड के क्या मिले? अवशेष मिले, जिसमें ऊंट की क्या मिली? हड्डियां। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ का मानव पशु बलि प्रथा से प्रचलित था। यहाँ का मानव आभूषणों का क्या करता है? प्रयोग। और बात करें कि शल्य चिकित्सा किसे कहा जाता है? बायोलॉजी किस किस के पास है? एक मतलब खोपड़ी में 6 छेद मिले। खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिसे कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी। अरे कौन सी सर्जरी? तो उस जमाने का डॉक्टर भी MBBS ही था। वो अपने आप में प्लास्टिक सर्जरी करता है। क्यों? क्योंकि एक कंकाल तंत्र कितने छिद्र मिले? 6। और 6 में प्लास्टिक सर्जरी कर रखा, और सर्जरी के तहत ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। भगवान के घर कौन चला गया? मरीज। और उसकी अंतिम मंजिल भी क्या थी? मौत। अरे अंतिम मंजिल क्या होती है? इंसान की मौत ही क्या है? मंजिल। क्योंकि इंसान मौत के लिए जिद्दोजहद करता है। आप भी मौत के लिए ही कर रहे हो। हम कब मरेंगे? आप तो अमर रहेंगे। तो ये था अपनी कौन सी सभ्यता भाई? कालीबंगा सभ्यता। लिखो नेक्स्ट लाइन में। कालीबंगा सभ्यता में लिखना नेक्स्ट लाइन से। बोलो भाई। हाँ लिखो। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट में लिखना, यहां से भूकंप के अवशेष, भूकंप के अवशेष कोमा युगम समाधियां, कोमा युगम समाधियां, युगम समाधियां, कोमा शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कोमा ऊंट की हड्डियां, कोमा ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियां, कोमा घोड़े की जानकारी, घोड़े की जानकारी, घोड़े की जानकारी, कोमा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम
स्थापत्य कला की जानकारी सर्वप्रथम स्थापत्य कला की जानकारी स्थापत्य कला की जानकारी इत्यादि प्राप्त हुई प्राप्त हुई प्राप्त हुई। लिख लिए भाई सभी। नेक्स्ट में लिखना नोट डालकर यहां से किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। बल्कि अग्निकुंड के अवशेष प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि यहां का मानव पशु बलि प्रथा से प्रचलित था। लिख लिए। नेक्स्ट, लोग आभूषणों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग आभूषणों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट में लिखना यहां से मकानों के सामने लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। नोट डाल के लिखना इस सभ्यता हेतु 1984-85 में संग्रहालय की स्थापना की गई। उसके बाद में लिखना यहां के सिक्कों पर व्याघ्र चिन्ह अंकित था।
अंकित था। व्याघ्र चिन्ह अंकित था। उसके बाद में लिखना यहां की सड़कें समकोण पर काटती थी। यहां की सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, जिसे गिरिड पद्धति कोमा ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेम्स बोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। चेम्स बोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। चेम्स बोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। लिख लिए सभी। लास्ट लाइन लिख लो नोट डालकर। वर्तमान में जयपुर शहर भी इसी पद्धति पर बसा हुआ है। इसी पद्धति पर बसा हुआ है। इसी पद्धति पर बसा हुआ है। ये थी अपनी कौन सी सभ्यता भाई? कालीबंगा सभ्यता। किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो अभी क्लियर कर ले। है क्या किसी को दिक्कत? अरे किसी को डाउट है क्या? नहीं है तो नेक्स्ट एक सभ्यता अपनी जिसका नाम है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई? बैराट सभ्यता। बैराट तो जानते हो ना? अरे बैराट देखा हुआ है क्या? बैराट वर्तमान में पड़ता है कोटपुतली में। कोटपुतली बहरोड जिला यानी कि ये बैराट किस में आता था भाई? जयपुर में। तो याद रखना वर्तमान में बैराट जो सभ्यता है वो कोटपुतली बहरोड में विकसित हुई। लेकिन आपसे मैंने कहा कि किसी ना किसी नदी के किनारे, तो ये कौन सी नदी के किनारे भाई? बाणगंगा। अरे कौन सी गंगा? इसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की क्या कहा जाता है भाई? गंगा। अर्जुन की गंगा के किनारे विकसित होती है, जिसका नाम क्या है? बैराट सभ्यता। अपन बात करें कि बैराट सभ्यता की खोज किसने की? खोज किसने की इसकी? उसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। जिस व्यक्ति का नाम है ध्यान रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी। इसने इसकी क्या की भाई? खोज। आपसे कोई कहते खोज कब की? हाँ डेट भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना 1936 से 37 में। 1936-37 में इसकी क्या की थी भाई? खोज। लेकिन आपसे कोई कहते कि इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन करता का नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। और एक का नाम है नील रतन बनर्जी। इसने इसका उत्खनन किया 1962-63 में। तो ध्यान रखना 1962 और 63 में इसका क्या किया गया भाई? उत्खनन। कौन सी सभ्यता का? तो वापस से बोलो, बैराट सभ्यता कहां पे विकसित हुई भाई? कौन सी नदी के किनारे? इसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। इसके खोज करता कौन है भाई? कब की थी? 1936। और बात करें इसका उत्खनन किसने किया? कैलाश नाथ दीक्षित ने। नील रतन बनर्जी 1962 और 63 में। बात करते हैं कि बैराट का प्राचीन नाम था विराट नगर। इसका प्राचीन नाम क्या भाई? विराट नगर। जो कि विराट नगर
मत्स्य जनपद की क्या था भाई? राजधानी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन था भाई? विराट नगर, जो किसका नाम है? बैराट का। तो बैराट का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर, जहां पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। इसी कारण से कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण से एक गंगा निकाली, जिसका नाम था बाण गंगा, और उसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या जरूरत पड़ी इसकी निकालने की? हाँ हाँ, पानी के लिए। हाँ, पानी, तो फिर पानी का क्या करेगा वो? क्या आवश्यकता पड़ी? हाँ, अब इसे एक ट्रांसलेशन कर रहा है इधर, ये इधर है पवन बाण गंगा। आपने तो निकल गई पहले ही। पहले तो ये बताओ कि 1 साल का अज्ञातवास पांडवों ने बिताया कि नहीं? उस समय विराट का यानी कि बैराट का राजा कौन था? अरे याद रखना, विराट के नाम पर इसका नाम पड़ा था विराट नगर। जब उन्होंने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था तो वो आ गए मत्स्य जनपद की जो राजधानी है, जिसका नाम क्या था? विराट नगर। और विराट यहाँ का क्या था भाई? राजा। तो उस वक्त ऐसे कहा जाता है कि अर्जुन के पास एक बाण था और उस धनुष था, उस धनुष का नाम था गांडीव धनुष। क्या नाम था भाई? तो वो सोचा कि एकमात्र ये धनुष मेरे ही पास है, यदि मैं विराट के दरबार में पहुंच गया और ये धनुष मेरे पास रहा तो वो मुझे पकड़े लेगा और मुझे फिर से 14 वर्ष का क्या हो जाएगा? वनवास, और 1 साल का क्या होगा? अज्ञातवास। तब उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस धनुष को पहले ही छुपा देता हूं, ताकि मैं उस राजा के दरबार में लेकर भी नहीं जाऊं। तब उसने कहा कि एक बरगद के पेड़ पर, किसने भाई? अर्जुन ने कहा अपने उस गांडीव धनुष से कि मैं 1 वर्ष के लिए धनुष देवता तुझे इस बरगद के पेड़ के ऊपर टांग रहा हूं, और जिस दिन भी वापस आऊंगा तो मैं तुझे वापस से एक बार गंगा में स्नान करा के मेरे हाथों में धारण करूंगा। मैं 1 वर्ष के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे अज्ञातवास काटना है, इसलिए मैं राजा विराट के दरबार में जा रहा हूं और तुझे एक बरगद के पेड़ के ऊपर टांग कर चला गया। कौन भाई? अर्जुन। और अर्जुन ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। जब अज्ञातवास समाप्त होने वाला था तब किसको पता चला भाई? कौरवों को। और कौरवों की तरफ कौन था? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य किसका गुरु है? अरे अर्जुन का था कि नहीं? तो उसने कहा कि पांडव कहां मर गए? है तो किसी ना किसी जगह, और वो जगह मैं आपको बता देता हूं। कौरव वो कहां है पांचों भाई? तो दरबार में है, और उनको मुझे पता है कि अब अपने को पकड़ने का समय आ गया। यदि 5 पांडवों को पकड़ना है तो राजा विराट की गायों को चुराना पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं? और गायों के लिए प्राण कौन दे सकता है? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा गोरक्षक माना जाता है। तो द्रोणाचार्य के कहने पर पांडवों के ऊपर आक्रमण किया किसने भाई? कौरवों ने। और कौरवों ने क्या किया कि राजा विराट की गायों को किसने चुरा लिया? कौरवों ने। और उस वक्त राजा विराट अपने मत्स्य प्रदेश में नहीं था, उसका बेटा था, और उसके बेटे का नाम था उत्तरा। क्या नाम था भाई? उत्तरा। और उसकी छोरी का नाम? छोरी का नाम उत्तरा था, छोरा का नाम उत्तर था। तो थावस तो खाए तू अतरी जल्दी के पुरस्कार दे रही तुम्हें तूने। आई चुपचाप बैठी यार, कौन था पांडव इंडिया आया चा कोना यार, खुद को कौन ताक में हाईटेक में चाक करे अभी रखना। तू बीच में बोल दिया ना ये तो हम भी मिला देती, इनका कोई कुछ नहीं है। तो समझना, इसकी पुत्री का नाम है उत्तरा। पुत्र का नाम क्या भाई? उत्तर। और उत्तर का अंग रक्षक कौन था भाई? अर्जुन। अब उस समय राजा विराट नहीं था यहाँ पे, तो जब कौरवों ने इनकी गायों को चुराया तो उत्तर ने कहा कि उत्तर को जाकर कहा अर्जुन ने कि अपनी गायों को किसने चुरा लिया? कौरवों ने। तो कहा कि मैं तो आक्रमण पांडवों से यानी कि किससे भाई? कौरवों से कर भी नहीं सकता। और उस वक्त राजा विराट यहाँ पर है भी नहीं। तब अर्जुन को क्रोध आया और क्रोध में कहता है कि गायों को छुड़ाना का क्रम, यानी कि पहला प्रश्न यह है कि मेरे चाहे प्राण चले जाएं लेकिन मैं गायों को जाने नहीं दूंगा। क्योंकि गोरक्षक कौन था भाई? अर्जुन। और अर्जुन ने कहा कि तू तैयार तो हो, तेरा हर्थ लेके तेरा रथ तो तैयार करे, छुड़ाने का काम मेरा है। तो उत्तर ने कहा कि तू डांसर, क्योंकि भृंगला के नाम से, क्योंकि वो एक नपुंसक था। कौन भाई? तो उसने कहा कि तू तो डांसर है।
कौरवों के साथ युद्ध कर सकता है। तभी उसे अर्जुन ने किसकी गिरबान पकड़ी भाई? उत्तर की। जानता है कौन है? मेरा नाम क्या है? अर्जुन। और मैं सबसे अच्छा बाण चला सकता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। उनको किसी को कौरवों को पता नहीं है कि हम 5 भाई आपके राजा विराट के दरबार में रहते हैं। उत्तर ने कहा कि तू अर्जुन है। 1 साल से हमें क्यों नहीं पता कि केवल और केवल डांस सिखाने का काम कर रहा था, और अभी तो मेरे अज्ञातवास के 6 दिन बाकी हैं। तभी तो इतिहास में कहा जाता छठ की 14 कौन कर दे? अरे इतिहास में बड़े बूढ़े नहीं कहते क्या तू कौन सी छठ की 14 कर देगा? तो छठ की 14 ये ही आदमी कर सकता है, आज तक और कोई नहीं किया। तो अर्जुन ने कहा उत्तर से कि तू चल रहा है कि नहीं जाता है तो मैं तेरे को ठोकूंगा, ध्यान रख लेना। तो उसने कहा कि तुम 500 भाई हमारे पास हो, मैं जाकर द्रोणाचार्य को कहूंगा कि मेरे दरबार में रहते रहे, अभी तो 8 दिन बाकी है, क्योंकि अज्ञातवास बीतने के कितने दिन बाकी है? 8। तभी अर्जुन ने कहा 8 दिन तो मैं निकाल दूंगा वैसे ही। और उसी वक्त अर्जुन भगा, और अर्जुन अपने धनुष को उतारने तो जाएगा, और अर्जुन गया उसी जगह बरगद के पेड़ पर अपने उस गांडी धनुष को उतारता है, तो बरगद का पेड़ ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उसने इस दिन प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन भी उतारूंगा तो तुझे मैं गंगा में स्नान करवा के मेरे हाथों में धारण करूंगा। वो वक्त आ गया। अब बताओ धनुष नीचे आ सकता है क्या? नहीं। तभी अर्जुन को याद आया, और याद आने पे कहा कि मैं मेरे से भूल हो गई, मैं तुझे गंगा में स्नान तो करवाऊंगा, पर जय कि धनुष देवता तू मेरे हाथों में तो आ। और जैसे हाथों में आया तो अर्जुन ने अपना बाण चलाया, और बाण से कौन सी गंगा निकाली? बाण गंगा। उसमें स्नान किया, और पहला प्रमाण किया किसको? अपने गुरु को, क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो शिकायत है उसको तीर चलाना। तो पहला अर्जुन ने बाण चलाया अपने गुरु किसके चरणों में भाई? द्रोणाचार्य। और जैसे ही द्रोणाचार्य के पैरों में जाकर वो बाण गिरा, तभी द्रोणाचार्य समझ गया कि मैंने कहा था कि नहीं कौरवों वो 5 भाई किसके दरबार में है? दूसरी वक्त द्रोणाचार्य को पकड़ा किसने भाई? अर्जुन ने। और कहा कि बता तू कब बताएगा? तो द्रोणाचार्य कहा कि मैं जाके कहूंगा किससे भाई? कौरवों से, कि मैंने आपको छठ के दिन देखा। तो अर्जुन ने फिर से बाण चलाया, बाण धनुष पे चढ़ाया, और चढ़ाकर कहा कि बोल गुरु क्या कहेगा? कब देखा? छठ के दिन देखा। तो कहते चला दूं तेरी खोपड़ी के ऊपर। तब उसने कहा कि मैं जाकर ये कहूंगा कि मैंने छठ के दिन नहीं देखा, मैंने तो 14 के दिन देखा। तो उसने जाकर कहा कि कब देखा? तो उसने कहा कि मैंने 14 के दिन देखा। और उस दिन इनका अज्ञातवास बीत गया। तो एकमात्र व्यक्ति है जिसने छठ की 14 कर दी, तो वो व्यक्ति कौन है? इसलिए कौन सी बाण निकाली? याद हो गई बाण गंगा कहां पे है? सेवरिया की पहाड़ियों से निकलती है, सेवरा की पहाड़ी से। गंगा बैराग की पहाड़ी से निकलती है, और इसे गणेश जी की डूंगरी के पीछे से निकलती है। हाँ, बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। भरतपुर में चली जाती है दोसा की साइड से ना, तो वो सेवरिया की रानी से निकलती है, क्योंकि गणेश जी के पीछे है, जिसको बैराट की पहाड़ियां कहा जाता है। तो वापस से मेरे साथ बोलेंगे एक बार फिर से, बैराट सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई? एक साथ बोलो, लगना चाहिए। पड़ोसियों की कोचिंग चल रही है, वैसे ऐसे नहीं सोचे मर गए नखे चलना है। बैठे हो चुपचाप, मर गए, मैं मर गया, मेरी नखेद आए हो, कैसे मर गया? आती है कि बैठक में आए हैं। तो बोलो कौन से जिले में भाई? पहले कौन से जिले में थी? बताओ कौन सी नदी के किनारे? बाण गंगा का दूसरा नाम? खोजकर्ता कौन है? कब किया था? उत्खनन करता कौन है? दूसरा नाम क्या है? कब किया? बैराट का प्राचीन नाम क्या है? मत्स्य जनपद की क्या था? यह सभ्यता कब अस्तित्व में आई? तो यह अस्तित्व में आई भीम जी की डूंगरी। एक तो कौन सी पहाड़ी भाई? भीम जी की डूंगरी। एक का नाम है महादेव पहाड़ी। कौन सी है भाई? महादेव जी की डूंगरी। एक का नाम है बीजक पहाड़ी। कौन सी है भाई? बीजक पहाड़ी। एक पहाड़ी का नाम क्या है? गणेश की पहाड़ी। गणेश जी की पहाड़ी, यानी कि याद रखना गणेश जी की डूंगरी। इन 4 डूंगरियों का उत्खनन करने के बाद
उत्खनन करने के बाद यह सभ्यता अस्तित्व में आई। तो याद रखना, पहली पहाड़ी कौन सी है, नंबर दूसरी, नंबर तीसरी, और एक है गणेश जी की डूंगरी। 4 डूंगरियों का उत्खनन करने के बाद यह सभ्यता अस्तित्व में आई। बैराट सभ्यता से बौद्धकालीन, कौन सा कालीन भाई, बौद्धकालीन वह मौर्य कालीन, मौर्य कालीन वह कौन सा, बौद्धकालीन, मौर्य कालीन और कौन सा, इन सबके प्रमाण मिलते हैं। बताओ, एक नाम तुम बताओ, इससे बहुत बड़ा रिश्ता है उसका, मुझे नहीं पता किसका रिश्ता। शाबाश। अरे बौद्धकालीन, मौर्य कालीन और महाभारत कालीन, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन 3 के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता से, बैराट से। तो बैराट से सबसे पहले महात्मा बुद्ध की क्या मिली, मूर्ति। सम्राट अशोक का क्या मिला, शिलालेख। और पांडवों ने 1 वर्ष का क्या बिताया, अज्ञातवास। तो बताओ, तीनों समय के प्रमाण मिले कि नहीं, कौन सी सभ्यता से बात करते हैं। यहां से एक तो मिला सूती वस्त्र, कौन सा मिला भाई, क्या मिले भाई, अवशेष। सर्वाधिक शंख लिपि, सर्वाधिक शंख लिपि के क्या मिले भाई, साक्ष्य। कहां से मिले, बैराट से। और बौद्ध कालीन यानी कि बौद्ध मठ का क्या मिला, मंदिर। तो याद रखना, यहां से बौद्ध मठ का क्या मिला भाई, मंदिर। अरे कहां से मिला, बैराट सभ्यता से। यहां पे मुगल काल में, ध्यान रखना, मुगल काल में सिक्के ढालने की, सिक्के ढालने की क्या थी भाई, टकसाल, टकसाल स्थित है। कहां पे थी भाई, बैराट में। और मुगल काल में सिक्के कौन ढालता था, अकबर। कौन डालता था भाई, अकबर। अकबर खैरात के रूप में चांदी के सिक्के बगाता था और हिंदुओं की मौत करवाता था। कौन भाई, अकबर। कौन से काल में, मुगल काल में। जब राजा कौन था भाई, अकबर। तो यहाँ पे ऊपर से बैठने के बाद सिक्के फेंकता और नीचे गरीब लोग उनसे लिए भगदड़ मचती, तो एक दूसरे के पैरों के नीचे छोटे बच्चे आकर उनकी क्या हो जाती, मौत। तो ये काम कौन करता था भाई, अकबर। याद रखना, इसी के अंदर भीम जी की डूंगरी में भीम ताल स्थित है। अरे क्या स्थित है, भीम ताल स्थित है, जिसको ऐसे कहा जाता है कि भीम ने अपनी लात मारकर पहाड़ को चीरकर पानी निकाला था। जब किसको प्यास लगी थी, भीम जी ने लात मार के पहाड़ को चीर के पानी निकाला, किसको प्यास लगी थी, है? द्रौपदी नहीं होगी तो उसकी कोई सहेली होगी। पांचाली को क्या लगी थी, प्यास। तब उसने लात मार करके, आज भी जिसका 35 फीट लंबा पैर था, याद रखना, उसका पैर 35 है और चौड़ाई कितनी है, आज तक उसके पानी को कोई उसकी गहराई को नाप नहीं सका और उसके पानी को कोई खत्म कर नहीं सका। आज भी उतना का उतना पानी रहता है। आप कभी भीम जी की डूंगरी में गए हो तो देख लिए, किस किस ने देखा, जो नहीं देखा उसको कोई जीने का अधिकार नहीं है। तो 20 रुपए तो लगते हैं, आप नहीं देखे, कोई बात नहीं। मैं एड्रेस बता देता हूं, यहाँ पे गाड़ी लगती है बैराट की, 30 रुपए किराए के लेंगे, जाकर भंडारे में जिम भी आना, देख आना। हाँ चलो, कोई कभी नेक्स्ट टूर अपना कोचिंग का वहीं चलेगा, तो आपको सबको डुबा डुबो के निकाल के लेके आऊंगा। तो ये था अपनी कौन सी, बैराट सभ्यता। बाकी और चर्चा करेंगे, तो एक बार टॉपिक डालो, बैराट सभ्यता। हाँ? अभी रुक जा, 36 मुद्राएं भी कराऊंगा, रुक तो जा, अभी बहुत बाकी है ना। लिखो बैराट सभ्यता, टॉपिक डालो भाई, बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता में लिखना जिला बराबर कोटपुतली बहरोड, जिला कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तू को लिख रही छोरी, क्यों, कोटपुतली बहरोड। नदी बराबर है, नदी बराबर है
बाण गंगा, पहले लिख ली नहीं एडवांस ही। बाण गंगा या अर्जुन की गंगा, या अर्जुन की गंगा, या अर्जुन की गंगा। खोजकर्ता बराबर करता बराबर, खोजकर्ता बराबर राय बहादुर, राय बहादुर, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। उत्खनन करता बराबर है, कोष्टक में इसमें डेट भी लिख लेना, 36-37 1936-37 1936-37। उत्खनन करता कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित व नील रतन बनर्जी। कौन सा बनर्जी? बनर्जी, नील रतन बनर्जी। लिख लिए भाई? हैं? दोबारा से उत्खनन बोलो, डेट लिखो, डेट भी लिख लो। 1962-63, 1962-1963, इसके मध्य इसका क्या हुआ था? उत्खनन। नेक्स्ट में लिखना बैराट का प्राचीन नाम, बैराट का प्राचीन नाम, बैराट का प्राचीन नाम विराट नगर था, विराट नगर था। यह मत्स्य जनपद की, मत्स्य की, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की क्या थी भाई? राजधानी। उस टाइम में देख लो राजधानी क्या थी? विराटनगर। यहाँ का राजा कौन था? विराट। बेटे का नाम उत्तर, बेटी का नाम उत्तरा। और इसकी शादी किसके साथ हुई थी? जिसे भृंगला कहा जाता था। हाँ, अर्जुन को। 5 नाम थे उनके, वो कौन थे? कौन फटी थे? थोड़ा बहुत इतिहास के तरफ भी जाया करो, थोड़ा थाला बैठे रहो, जरा देख ले बोले 1-2 पन्नों है, थक जाएंगी पर देखता पड़ता ही। हाँ, नेक्स्ट में लिखो यह सभ्यता। तबीयत खराब हो रही है कि तन्नू है? टैबलेट लिए नहीं जीजा? ऑफिस में है? हाँ, दूसरे साथ। तो यह सभ्यता, यह सभ्यता भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी कोमा महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी कोमा बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी व गणेश जी की डूंगरी, व गणेश जी की डूंगरी, व गणेश जी की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी के उत्खनन के बाद, के उत्खनन के बाद, के बाद यह सभ्यता, यह सभ्यता अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई। देख लिए?